हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेजपुर पर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब जैसे जैसे हमारा अध्याय समाप्त होते जाएगा, हम सभी अध्याय का प्रश्न भी डिस्कशन करेंगे। तो आज के वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 का जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उनका हम डिस्कशन करेंगे। हमने इस वीडियो में वैसे प्रश्न को रखा है जो प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया है और आने वाले एग्ज़ाम में भी जो प्रश्न पूछा जा सकता है हमने उसको भी इसमें रखा है। आपको जिसका भी आंसर पता होगा आप उसका आंसर वीडियो को रोक के कमेंट में लिखते जाइएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। तो पहला प्रश्न है हमारा, द्वितीयक क्षेत्र किसे कहा जाता है? द्वितीयक क्षेत्र किसे कहा जाता है? सेवा क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र को, औद्योगिक क्षेत्र को, या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर क्या होगा? अगर आप जानते हैं तो नीचे कमेंट में लिखिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? औद्योगिक क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। और सेवा क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। और कृषि किस क्षेत्र के अंतर्गत आएगा? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। क्या यह प्रश्न क्लियर है आपका? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर का प्रश्न है, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? यानी पिछड़े राज्य की संज्ञा इनमें से किसको है, किसको दिया जाता है? पंजाब को, ऑप्शन बी बिहार को, केरल को, या दिल्ली को? तो पिछड़े राज्य की संज्ञा किसे दिया जाता है? तो बिहार को। किसे दिया जाता है? बिहार को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी बिहार हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर का प्रश्न है, प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? सेवा क्षेत्र को यानी सर्विस सेक्टर को, कृषि क्षेत्र को, औद्योगिक क्षेत्र को, या इनमें से कोई नहीं? तो अभी कुछ देर पहले ही आपको इसका आंसर बताए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कृषि क्षेत्र को कहा जाता है प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब हम बढ़ते हैं यहाँ से आगे। नंबर 4 प्रश्न है आपके लिए, नरेगा में कम से कम कितने दिनों के रोजगार का प्रावधान है? यानी भारत सरकार की तरफ से जो नरेगा योजना चलाया गया था, इसमें व्यक्तियों को कितने दिनों का रोजगार मिलता है? कम से कम बताना है, कम से कम कितने दिनों का। इसका आंसर आप नीचे कमेंट में लिखिएगा। ये थोड़ा सा ऐसा प्रश्न है जिसका आंसर सभी को नहीं पता होगा, तो मैं चाहता हूँ कि आप किताब में पढ़कर इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। 4 नंबर का जो आंसर है आपको कहाँ लिखना है? तो आपको आंसर इसका लिखना है नीचे कमेंट सेक्शन में। इसका आंसर आप कीजिएगा, ठीक है। नीचे कमेंट में आपको इसका आंसर बताना है। याद रखिएगा, नरेगा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल रूरल। यहाँ पे आप रूरल के बदले में रूरल भी लिख सकते हैं। दोनों का मतलब क्या होता है? जो ग्रामीण क्षेत्र होता है, हम उसी के लिए ये रूरल शब्द आया है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। रूरल भी लिख सकते हैं और रूरल भी बोल सकते हैं इनको। तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। अब देखिए 5 नंबर का प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना को कितने भागों में बांटा जा गया है? कितने भागों में? तो यह तो बहुत ही आसान है। ऑप्शन ए है 3 भागों में, 4 भागों में, 2 भागों में, या फिर 5 भागों में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना को 3 भागों में बांटा गया है। कौन सा 3 भाग? तो अभी तुरंत आप पढ़े कि पहला भाग हो गया कौन सा? प्राथमिक, है ना। प्राथमिक। द्वितीयक भाग क्या हो जाएगा? तो औद्योगिक। और तृतीयक भाग क्या हो जाएगा? तो सेवा क्षेत्र हो जाएगा। अभी तुरंत आप इसके बारे में पढ़े। तृतीयक क्षेत्र क्या हो जाएगा? सेवा क्षेत्र। इसी को तो, यही तो हमारा संरचना है ना भारतीय अर्थव्यवस्था की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर का प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है? पूंजीवादी, समाजवादी, या फिर मिश्रित, या इनमें से कोई नहीं? अगर आपको आंसर पता है तो वीडियो को रोकिए और प्रश्न नंबर देके उसका आंसर नीचे लिखिए। इनसे क्या होगा? आपका मनोबल बढ़ेगा। आपको लगेगा कि मैं आंसर जानता हूँ और मैंने कुछ तैयारी की है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मिश्रित अर्थव्यवस्था। मतलब हमारे यहाँ
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों का मिश्रण है। इसीलिए भारत की अर्थव्यवस्था को कौन सी अर्थव्यवस्था कहा जाता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। देखिए 8 नंबर का प्रश्न है आपके लिए कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? आंसर बताइए। 15 मार्च 1950 को, 15 अप्रैल 1951 को, 26 जनवरी 1949 को, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? अगर आप लोगों को इसका आंसर पता है तो मैं समझूंगा कि आपने पहले अध्याय को अच्छे से पढ़ा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15 मार्च 1950 ईस्वी को। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है 26 जनवरी 1949। तो 26 जनवरी 1949, अगर मान लीजिए यहाँ पर जनवरी के जगह पे अगर नवंबर लिखा रहता तो फिर यहाँ से भी एक प्रश्न बन जाता। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था, लेकिन भारत का संविधान लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 से। कब से लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर का प्रश्न है, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो आपको पता है कि पहले योजना आयोग था, लेकिन अब योजना आयोग का नाम बदलकर यानी योजना आयोग की जगह पर ही कुछ उसमें परिवर्तन करके नीति आयोग का गठन किया गया है। तो आपको बताना है कि नीति आयोग का गठन कब किया गया था। आपके पास ऑप्शन ए है 1 जनवरी को, ऑप्शन बी है आपके लिए 2 जून 2014 को, ऑप्शन सी है 1999 में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बताइए आप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2015 ईस्वी को नीति आयोग का गठन किया गया। मतलब नीति आयोग से पहले कौन सा आयोग चलता था? योजना आयोग। अब ऑप्शन बी देखिए 2 जून 2014, या इस दिन क्या हुआ था? तो इस दिन आपको पता होना चाहिए कि भारत का सबसे, अभी तो नहीं कह सकते लेकिन युवा राज्य जो है कौन? तेलंगाना। तेलंगाना का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? 2 जून 2014 को हुआ था। आप इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है। और 1999 को आप जानते ही हैं, 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई हुई थी। कौन सी लड़ाई? तो 1999 में हुई थी कारगिल लड़ाई। कौन सी लड़ाई हुई थी? कारगिल लड़ाई हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीति या योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? नीति या योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? योजना आयोग या एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा बैक में साउंड। चलिए बताइए, योजना आयोग या नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री। ठीक है। अच्छा, अब यहीं पे आप बताइए कि प्रधानमंत्री बनने के लिए ना उम्र कितना रखा गया है? कितने वर्ष के लोग प्रधानमंत्री बन सकते हैं? तो याद रखिएगा 25 वर्ष के। यानी अगर कोई व्यक्ति 25 वर्ष का है और वह भारत का नागरिक है तो वह लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। यानी प्रधानमंत्री बनने के लिए उम्र सीमा कम से कम कितनी है? 25 वर्ष। और राष्ट्रपति बनने के लिए कितना वर्ष? तो 35 वर्ष। ठीक है। उनके बाद याद रखिएगा, अगर आप पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हैं, कौन सा चुनाव? अगर आप पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हैं तो पंचायत चुनाव लड़ने के लिए आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। इस चीज़ का याद रखिएगा। अब यहीं पे आप बताइए कि भारत में वोट गिराने का उम्र सीमा क्या रखा गया है? इसका आंसर आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिएगा कि भारत में वोट गिराने का अधिकार कितने वर्ष के आयु तक के लोगों को प्राप्त है। इसका आंसर आपको नीचे कमेंट में बताना है। उसके बाद आप नीचे और बताइएगा, एक और आंसर बताना है आपको, भारत के रक्षा मंत्री कौन है, भारत के वित्त मंत्री कौन है। ये 2 प्रश्न। उसके बाद कौन सा प्रश्न? भारत में क्या गिराने का? वोट गिराने का आयु सीमा क्या है? इनके बारे में भी आप लिखिएगा। ठीक है। और इनसे पहले भी मैंने आपको एक प्रश्न दिया, उसका भी आंसर आपको बताना है। कौन सा? नरेगा में कम से कम कितने दिनों के रोजगार का प्रावधान है? इसका भी आंसर आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।
अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप अपने सभी दोस्तों के साथ जितना भी आपका ग्रुप है, टेलीग्राम पे हो, व्हाट्सएप पे हो, फेसबुक पे, वहाँ पर आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि हम जब इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा, चलिए इस वीडियो पे मैं टारगेट रखता हूँ 50 लाइक का। अगर आप इस वीडियो पर 50 लाइक अगर आप अगले 7 दिन में कंप्लीट कर देते हैं तो फिर मैं आपको अगले सब्जेक्ट का आपको फिर से मैं इसी प्रकार से टॉप का प्रश्न जो पूछा जा रहा है, मतलब प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और आपके एग्ज़ाम यानी 2022 के बोर्ड एग्ज़ाम में भी पूछा जाएगा, हम वैसे प्रश्न का फिर से लेके आएंगे। लेकिन आपको इस पर कितना 50 लाइक कंप्लीट करना है, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप हमारे चैनल पर 10वीं के सभी सब्जेक्ट का अध्ययन कर सकते हैं, वह भी फ्री में, आपको एक भी रुपया देने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।